तो अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाइए, ताकि आने वाले जितने भी हमारे सेशन हैं उन सबको आप सबसे पहले जो है वो देख पाएँ और हर सेशन का आपको नोटिफिकेशन भी पहले मिले। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जो है जरूर सेलेक्ट करें आप। तो हम क्या कर चुके हैं, हम 2 चैप्टर पूरे कर चुके हैं, राजस्थान का परिचय, राजस्थान का थोड़ा इतिहास। आज राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं उसकी चर्चा करेंगे। यानी हम किसी भी स्थान का, किसी भी राज्य का, देश का या XYZ किसी का भी अगर इतिहास जानना चाहें तो इस इतिहास को जानने के लिए हमारे पास क्या साधन है, क्या स्रोत है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। और रोजाना हम एक चैप्टर कर रहे हैं, तो 10 दिन में हमारा ये 6 पूरा हो जाएगा और अभी हमारे पास समय है काफ़ी। और राजस्थान अध्ययन आप पढ़ने के बाद राजस्थान जीके में आपको बहुत रेयर चांस में कोई दिक्कत आए, बाकी 99.99% आपका सारा कवर हो जाएगा इसमें। और ये आपके रीट के इस पेपर में भी काम आएगा, प्लस जो मेन पेपर होगा आपका रीट के बाद उसमें भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये जो है वो सहायक सिद्ध होने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। चैप्टर नंबर 3 है आपके सामने और यह है इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं, इतिहास का पता हमें कैसे चलता है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि इतिहास जो है वो हमें प्राचीन जो अवशेष प्राप्त होते हैं, जैसे कि मृतभांड, कोई शिलालेख, कोई ताम्रपत्र, कोई गुफा में बने हुए चित्र, या फिर उस टाइम के अवशेष जैसे कि पुराने मकान, ईंटें, बर्तन, ये जो सारी चीजें हमें उत्खनन से प्राप्त होती है, जिसमें लिखित साक्ष्य, वस्तुएं, अभिलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र, इन सब चीजों से, सिक्के, मुद्राएं, इन सब से हमें उस समय का इतिहास जानने में जो है वो सहायता प्राप्त होती है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। यहां से एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर पेन पेंसिल लेके बैठे हैं, बुक लेके बैठे हैं तो आप लिख सकते हैं। वैसे अगर आप हमारे पुराने छात्र हैं जिनके पास पहले से 1 लाइनर क्वेश्चन के नोट्स हैं, उन्होंने PDF निकाल रखी है, तो वो उस PDF को खोल ले और अगर वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है जो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, वैसे तो पूरे लगभग मैंने प्रयास किया था, लेकिन फिर भी अगर कोई आंखों से ओझल हो गया हो और वहां पर नहीं है तो वहां एक एक लाइन और ऐड कर दीजिएगा जो यहां आपको नई लाइन लगे। तो देखिएगा, प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के कर्मिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है। इस इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में तो लिखित एविडेंस मिलते हैं आपको, और पुरातात्विक स्रोत के अंदर आपको जो है उस समय के मिट्टी के बर्तन, लोहे के बर्तन, कोई कुल्हाड़ी, हल, पुराने मकान, इस तरीके की जो उस समय जो यूज लेते थे लोग, वो चीजें आपको उत्खनन से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम पुरानी वस्तुओं को देखकर, एक जैसे आप कभी अपनी दादा या दादी की पुरानी जो है पेटी खोलते हो, पेटी मीन बॉक्स जब आप खोलते हो तो उसमें दादा के पुराने समय की यादें होती है, जैसे कि उस टाइम में दादा जो यूज करते थे वो चीजें। तो ये चीजें देखकर, या फिर आप जब अपने प्राचीन समय के अपने परिवार के किसी विवाह का एल्बम देखते हैं कि 2001 में या 1995 में, 1990 में जब शादी होती थी तो किस प्रकार, जैसे आप अपने पिता की या अपने चाचा की, है ना, या अपने ताऊजी की शादी का कोई एल्बम अगर आपके पास हो तो उसे देखते हैं तो आपको पता चलता है उस समय के रीति रिवाजों का, उस समय के सिस्टम का। अगर उस समय यानी आप अपने ताऊजी या पिताजी की शादी की तुलना आज की शादियों से करते हैं तो बहुत बड़ा अंतर आ गया है। और यही अंतर क्या है कि वो शादियां क्या बन चुकी है, अब वैसी शादियां आज नहीं होती है। तो इसी तरीके से जो बहुत ज़्यादा प्राचीन समय के हमें एविडेंस उत्खनन से प्राप्त होते हैं,
उनसे भी हम उस समय का एक जो है वो खाका तैयार करते हैं, एक विचार तैयार करते हैं कि शायद वहाँ के लोग इस तरीके से रहे होंगे, इन साधनों का उपयोग करते होंगे। इसके अलावा जो साहित्यिक स्रोत हमें पता चलते हैं, तो साहित्यिक स्रोत को पढ़कर हम वहाँ उस समय की स्थिति का क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। हरिओम शर्मा जी, कैसे हैं आप? ज्योत्सना जी कैसे हैं? मीना जी कैसे हैं आप? चलिए, मोनिका जी ठीक है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं हम। प्राचीन काल में वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोत में अभिलेख, अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्रोत नहीं है? तो देखिए, अभिलेख पुरातात्विक है, मुद्रा है, स्मारक है, कलाकृतियां हैं, उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां शामिल है। इनमें तत्कालिक जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार के हैं, जैसे कि अभिलेख जो हमें प्राप्त होते हैं वो पुरातात्विक स्रोत होते हैं। ये हमें शिलालेखों यानी पत्थरों पर, जैसे पत्थरों की ऐसे शिला के ऊपर, आप जब भी किसी हेरिटेज स्टेशन पे जाते हैं, किसी ऐतिहासिक स्थल पे जाते हैं, तो वहां पर आपको पत्थरों पर डिटेल लिखी हुई मिलती है, वहां के राजवंश की, वहां के शासक की, या उस हवेली को किसने बनाया था। तो इसे क्या कहेंगे आप? शिला। शिला अर्थात पत्थर, और पत्थर पे लिखा हुआ लेख शिलालेख कहलाता है। पत्थर पे लिखा हुआ लेख ही क्या कहलाता है? शिलालेख कहलाता है। पाषाण शिलाओं यानी बड़े बड़े खंडों पर, स्तंभों पर, भवनों पर, गुफाओं की दीवारों पर, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए गए हुए मिलते हैं। यानी ये अभिलेख हमें प्राचीन समय के प्राप्त होते हैं, क्योंकि उस समय कागज का तो कोई यूज होता नहीं था, या कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। तो जनरली किसी सूचना को लंबे समय तक याद रखने के लिए क्या किया जाता था? शिलालेख लिखाए जाते थे, ताम्र पत्र लिखाए जाते थे, दीवारों पे लिख दिया जाता था, गुफाओं की जो दीवार होती थी उन पे लिख दिया जाता था। इसके बाद अभिलेखों की उपयोगिता क्या है, क्या काम आते हैं ये अभिलेख हमारे? ये विविध भाषाओं के गद्य एवं पद दोनों ही शैलियों में मिलते हैं हमें। इन अभिलेखों में शासक, उसके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इसमें तत्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी भी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। जब आप किसी की बड़ाई में, उसकी प्रशंसा करने के लिए कोई चीज लिखते हैं, कोई लेख लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रशस्ति पत्र कहा जाता है, या प्रशस्ति लेख कहा जाता है। जैसे राज प्रशस्ति है ना, राज प्रशस्ति। तो जब किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख जो है वो प्रशस्ति कहलाता है। इसके बाद प्रमुख अभिलेखों की अगर बात करते हैं तो नगरी अभिलेख, कंसुआ अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नांदसा अभिलेख और वर्णाला अर्थात यूप स्तंभ लेख, तोमासी शिलालेख आदि राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि और द्रव्यमान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी हमें इन सारे अभिलेखों से प्राप्त होती है कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार की धार्मिक परंपराएं थी, यहां पर किस प्रकार का भूमि था, भूमि पर कर किस प्रकार का लगता था, राजनीतिक सीमाएं क्या थी, यानी मेवाड़ कहां तक था, मारवाड़ कहां तक था, जयपुर कहां तक था। तो इस प्रकार की सारी जानकारियां हमें इन अभिलेखों से प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम विचार करते हैं विद्वान साथियों, तो उदाहरण स्वरूप अगर आप घटियाला अभिलेख और प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख, देखिए घटियाला अभिलेख, प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने में महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको प्रतिहार वंश की जानकारी किससे प्राप्त होती है,
तो घटियाला अभिलेख से प्राप्त होती है। प्रतिहार वंश की जानकारी घटियाला से प्राप्त होती है। तो चौहान वंश की जानकारी आपको कहां से प्राप्त होती है? चौहान वंश की जानकारी आपको बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रावल एक शासक हुए हैं मेवाड़ के, रावल समर सिंह की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो चिरवा का लेख जो है वो चिरवा का शिलालेख। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि चिरवा का शिलालेख किस लिए प्रसिद्ध है? तो समर सिंह के इतिहास के लिए। बिजोलिया अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो चौहान वंश की। और घटियाला अभिलेख से प्रतिहार वंश की हमें जो है वो जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद विद्वान साथियों देखिएगा, अभिलेख के बाद जो दूसरा स्थान यानी दूसरे जो अदर प्रोडक्ट आते हैं जिससे कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो आते हैं स्मारक। जैसे कभी आप जोधपुर घूमने जाते हो, तो जोधपुर में आप जसवंत थड़ा देखते हो। तो जसवंत थड़ा से आपको जानकारी मिलती है कि जसवंत थड़ा किसकी याद में, किसने बनाया, क्यों बनाया। यही तो स्मारक है। कहीं आपको एक खंबा मीनार मिलती है मंडोर में। तो अलग अलग छतरियां, कुएं, बावड़ियां, स्मारक, अलग अलग स्मारक जो है वो बनाए गए हैं अपनी याद, अपने पूर्वजों की याद में या शासकों की याद में। राजस्थान विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख आते हैं। प्रमुख रूप से तो दुर्ग है ही है, दुर्ग तो राजस्थान में है ही है। इसमें चित्तौड़ का दुर्ग, जालोर का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद, महल, सार्वजनिक भवन, शनायनागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, पावड़ी, कूप अर्थात कुएं आदि भी स्मारक हैं। ये हमें तात्कालिक स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी कराते हैं। ये अलग अलग प्रकार के स्मारक हैं। इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आने वाले जो सेशन होंगे इसमें। इसके अलावा इस बार मैं आपको जो है राजस्थान के जितने टॉपिक है, आरबीएससी से तो करवा ही रहा हूं, एनसीईआरटी से तो करवा ही रहा हूं, इसके बाद एक आधा टॉपिक अगर कोई बच जाएगा तो उसको हम अलग से भी पढ़ेंगे। जैसे पिछली बार भी रीट में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे, वैसे ही टारगेट यही है कि इस 2022 को हम अपने लिए 21 बना लें। 21 जो है, वैसे तो 2021 अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2022 को हमें अपने लिए 21 बनाना है। 21 का अर्थ होता है बेहतर, अच्छा। और अच्छा कब बनेगा? जब जिस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं, उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। और सबका उद्देश्य अभी के लिए तो राजस्थान के जो युवा है उन सबका अभी तो एक ही उद्देश्य है, अपने आप को बेरोजगार से रोजगार वाला बनाना, अपने ऊपर लगा हुआ बेरोजगारी का ठप्पा जो है उसको मिटाना और एक स्टेबल जीवन के लिए रोजगार प्राप्त करना। तो बस यही लक्ष्य है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्राओं की चर्चा करते हैं। मुद्राएं, देखिए वैसे तो 2021 अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह होता है, यानी मेरे जो विचार हैं, मेरा जो पर्सनल सोचने का तरीका है, मैंने हमेशा मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटी, मैंने हमेशा, चाहे वो घटना अच्छी हो या बुरी हो, हमेशा एक ही बात अपने दिमाग ने मुझे बताई कि जो भी होता है वो अच्छा होता है, जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। क्या पता एक पल के, यानी आज अगर मेरे साथ कोई बुरा हो रहा है, आज अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो कल उसका एक बेहतर परिणाम निकलेगा। और आप अपने जीवन के, आप चाहे कितने भी साल के हो, चाहे 10, 20 साल के, 25 साल के या 30 साल के, आप अपने जीवन को याद करिए एक बार। जब जब भी कोई बुरी घटना घटी है, उसका बाद का परिणाम जो है वो
यानी थोड़ा सा लंबे समय का परिणाम जो हो अच्छा ही हुआ है, और हमें ऐसा फील भी हुआ कि अच्छा हुआ यार, उस टाइम भर्ती रद्द हो गई, या उस टाइम ये मेरे साथ बुरा नहीं घटता तो शायद आज अच्छा नहीं होता, तो शायद आज अच्छा नहीं होता। तो जो ईश्वर करता है वो सबके लिए अच्छा ही करता है। मुद्राएं, मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक होते हैं। जब भी राजा का प्रभाव बढ़ता है तो वो अपनी प्रजा के लिए एक करेंसी निकालता है, सिक्के निकालता है, जिस पे राजा की पिक्चर होती है, रानी की भी पिक्चर हो सकती है, उनके राज चिन्ह की भी पिक्चर हो सकती है, यानी फोटो लगी होती है, फोटो यानी मोहर लगी होती है। बेराठ रेंड आहड़ रेंड बेराठ रंग महल सांभर सुखानिया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रियो, क्षत्रिय शब्द था यहां पर, क्षत्रपो लिखा हुआ है लेकिन गलती से, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल की हमें आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी मिलती है, यह जानकारी उपलब्ध होती है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो बर्तन और कलाकृति, बर्तन और कलाकृतियों की अगर हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो यह भी हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। बर्तन और कलाकृतियां भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। उत्खनन से हमें तत्कालिक बर्तन आदि कलाकृतियां प्राप्त हुई। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्ष यानी जो झरोके होते हैं उनकी कारीगरी आदि देखने में आती है। आज अगर आप शेखावाटी की हवेलियां देखते हैं, शेखावाटी अगर आप कभी घूमने आए तो आप देखना शेखावाटी की जो हवेलियां हैं उनकी बेहतरीन डिजाइन है, यानी देखो इस प्रकार से पहली मंजिल बनी होती है उनकी, और अपन छज्जा निकालते हैं ना घर के बाहर, ऐसे बालकनी जिसे कहते हैं आज, इस बालकनी पर वो सेकंड मंजिल बना देते हैं ऐसे, और इसकी बालकनी पर वो थर्ड मंजिल बना देते हैं। इस प्रकार से हवेलियां बनी होती है। तो आज अगर आप कलाकारियां देखते हैं उस हजारों वर्ष पहले की, तो हमें यकीन नहीं होता है। आज अगर आप कोई घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उसमें बहुत सारा सरिया और बहुत बेहतरीन सीमेंट और पता नहीं क्या क्या नए नए केमिकल डालते हैं, फिर भी वो घर जो है, वो मकान जो हो, कुछ समय के बाद उसमें दरारें आ जाती है, उसका रंग फीका पड़ जाता है, और कई कई जगह तो फट भी जाता है, गिर भी जाता है। लेकिन आज से हजारों वर्ष पहले ना सीमेंट था, ना सरिया था, और ना ही इतने ज्यादा संसाधन, फिर भी उस समय के जो कलाकार थे, जो डिजाइनर थे, उन्होंने इस प्रकार के भवन बनाए कि बिना सीमेंट के, बिना चूने के भी आज हमारा जैसलमेर का दुर्ग खड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए कि उस समय की टेक्नोलॉजी क्या रही थी। उस टाइम कोई जेसीबी मशीन नहीं थी कि पत्थरों को रख दिया जाता इतना इतना ऊंचा, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी थी उस टाइम, और वो बुद्धि की टेक्नोलॉजी थी, यानी दिमाग ऐसा था लोगों का कि वो कुछ ना कुछ बेहतर करके और एक बेहतरीन भवन बनाया। आज का कोई भवन आगे के 1000 साल तक रहना मुश्किल है। आज अगर कोई भवन बनाया जाता है तो वो अगले 1000 तक नहीं रहेगा, साल तक, लेकिन वो हजारों साल पुराने भवन आज भी हमारे सामने हैं। आगे बढ़ते हैं विद्वान साथियों। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त हुए हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन से प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबिया क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा विद्वान साथियों। आप अगर इससे पहले भी तो बहुत सारी बुक पढ़े होंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रकाबिया का संबंध है। पहला ऑप्शन आ जाएगा पात्र है, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा रेवड़ चराने वाला,
वाला। तीसरा ऑप्शन आ जाएगा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित कोई प्रथा है। और ऑप्शन चौथा आ जाएगा पुरातात्विक स्थल, है ना, कोई स्थल है ये। तो ये आपके लिए कितना बड़ा कंफ्यूजन वाला और कितना हार्ड क्वेश्चन है। मैंने एक शब्द उठाया है केवल, यानी छठी क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 3 का एग्जामिन कैसे क्वेश्चन बनाता है वो बता रहा हूं आपको। एक शब्द उठाया, रकाबिया क्या है, या रकाबिया का संबंध है पात्र से है, रेवड़ चराने वाले से है, ग्रामीण क्षेत्र का कोई प्रथा है, या कोई पुरातात्विक स्थल है। अभी आप पढ़े हैं तो आपको पता है, अभी आप पढ़े हैं, बताएं क्या उत्तर होगा यहां पर, क्या उत्तर होगा। कोई जवाब नहीं दे रहे आप में से। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, आप चाहे अब जवाब दे या ना दे, अपनी बात कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। रकाबिया जो होता है वो क्या होता है, एक पात्र होता है। जैसे एक तो थाली होती है, ये तो बड़ी थाली होती है, एक छोटा सा पात्र होता है, ऐसा छोटी थाली, है ना। जेखने आप थाली क्यों कहा जी, हमारे छोटी थाली हो, थाली क्यों कह दे, थाली क्यों, छोटी थाली। छोटी थाली जो होती है उसे क्या कहते हैं, रकाबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रकाबिया। और यह एक भोजन का पात्र होता है। तो ये क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा है तो 99% बच्चे ये दो ऑप्शन करेंगे, क्योंकि दिमाग में हमेशा से ये बैठा हुआ है कि बड़ा क्वेश्चन सही होता है, बड़ा ऑप्शन सही होता है। लगभग तो बच्चे करके आएंगे क्या, रेवड़ चराने वाला, और कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे वो ग्रामीण क्षेत्र करके आएंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है ढंग से वही उत्तर सही कर पाएंगे। तो कठिन क्वेश्चन है क्या, वो सरल क्वेश्चन ही कठिन क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जो सरल होता है वो ही क्या है, सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन होता है। एक शब्द से क्वेश्चन ऐसे बनता है। इसके अलावा धूप पात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल का सहज ही समझ प्राप्त होता है। गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुरा एवं नौह के से प्राप्त काले एवं लाल रंग, काले एवं लाल मृद भांड, आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होते हैं, तांबे के प्लेटों के ऊपर कुछ डिटेल लिखी होती है। आपने एक मूवी देखी होगी सनी देओल की, और अमरीश पुरी उसमें सनी देओल के बाप का रोल करते हैं, और नाम मेरे याद नहीं आ रहा, शायद घायल या ऐसा कुछ नाम था। वो कातिया वाली, कातिया है ना, कातिया वाली देखी होगी, सातों को मारूंगा एक साथ मारूंगा, वो वाली मूवी। तो उस मूवी के अंदर आपको दिखाया गया कि किस प्रकार अमरीश पुरी जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है स्वतंत्रता संग्राम में लड़े, इसलिए उनको भारत सरकार ने एक ताम्रपत्र दिया, प्रशस्ति पत्र कहते हैं उसको, ताम्रपत्र दिया, जिसमें बताया गया कि ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अब वो ताम्रपत्र लेके सनी देओल और उसके पिताजी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में घूम रहे हैं कि हमें बेड दे दीजिए, ये देखिए हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, है ना, याद आ रहा है आपको। तो वो होता है ताम्रपत्र। तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पात्र भी कहते हैं, दान पत्र। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। इसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कोई रचना आती है। साहित्य, इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है।
राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्ञानकृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? जयानक ने की थी। और इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो चौहानों की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद नयनचंद सूरी के द्वारा हमीर महाकाव्य की रचना की गई थी। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की? नयनचंद्र सूरी ने की। और इससे हमें चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है और साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिचीरी वचनिका, पद्मनाभ कृत काहनड़दे प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जग्गा, एक एक लाइन याद रखना, खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय है। ये जो इतने सी लाइन है, यहां से कम 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। जैसे कि लिखा हुआ है, अगर आपके पास पुराने वाले नोट्स है तो वहां पर अगर कुछ मिस है तो लिख लीजिए। पृथ्वीराज विजय की रचना ज्ञानक ने की थी, इससे हमें चौहानों का जानकारी मिलता है। नयनचंद सूरी ने जो है वो हमीर महाकाव्य की रचना की थी, चौहानों की जानकारी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिचीरी वचनिका, पद्मावत ने जो है पद्मनाभ ने कानड़दे प्रबंध की रचना की थी। पद्मनाभ ने कानड़दे प्रबंध की रचना की थी। बीकानेर के दलपत सिंह ने दलपत विलास की रचना की थी और खिड़िया जग्गा ने वचनिका की रचना की थी। ठीक है। ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैनश्री ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, जोधपुर राज्यरी ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू, तुवारिखों अर्थात ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को समझने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। विद्वान साथियों, बहुत बेसिक तरीके से हम पढ़ रहे हैं और आपकी बुक में लिखी हुई, अगर आपके पास बुक है हमारा राजस्थान, तो उसमें देख सकते हैं आप, मैंने एक एक शब्द आपके लिए वो का वो ही लिखा है, कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं है। यानी जैसा बुक में लिखा है वैसा का वैसा आप यहां पर पढ़ रहे हैं। हमने केवल बुक को रीटाइप किया है, ना कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ की है। तो बिल्कुल आप इस पे 100% विश्वास कर सकते हैं और इसमें लिखी हुई हर एक लाइन जो है वो बुक में लिखी हुई आपको जो है वो दिख जाएगी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये भी पढ़ सकते हैं आप, 100% जेन्युइन है ये, तो किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। बातें करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बाकी पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन निवेदन मैं तो आपसे यही करूँगा एज ए बड़े या छोटे भाई के तौर पर, इस समय सफलता का है और ये साल गेम चेंजर है हमारे जीवन के लिए, गेम चेंजर। कर्नल जेम्स टोड ने एनालिसिस एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी और पश्चिमी भारत की यात्रा नामक पुस्तक लिखी। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर की रचना की। कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद की रचना की। ये एक एक लाइनें महत्वपूर्ण हैं। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने जो है मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मारवाड़ राज्य का इतिहास किसने लिखा? विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन है। आप YouTube पर चाहे कहीं पर भी सर्च कर ले, एक भी टीचर ऐसा नहीं है, चाहे वो छोटा मेरे जैसा हो या वो बड़ा हो। बड़ा का मीन क्या है? बहुत बड़ी कोचिंग संस्थान हो, बहुत बड़ा नाम हो उसका। किसी भी बंदे से आप इसके बारे में डिस्कस कर लीजिए, जो आज 3rd ग्रेड टीचर लगे हुए उनसे कर लीजिए, किसी RS से कर लीजिए, यानी किसी भी पढ़ने वाले से अगर आप चर्चा करेंगे कि हम राजस्थान जीके के लिए RBSE की बुक पढ़ रहे हैं और हमारा राजस्थान पढ़ रहे हैं,
तो एक सिंगल बंदा, एक सिंगल व्यक्ति, एक सिंगल मार्गदर्शक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको यह कह दे कि ना ये मत पढ़ो। चाहे आप किसी की भी तैयारी करें, पटवारी की करें, पुलिस की करें, रीट की करें, ग्रेड 2 की करें, ग्रेड 1 की करें, आरएस की करें, राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, हर व्यक्ति की यह तो सलाह, पहली सलाह होती है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़नी ही है। इसके बाद आप चाहे कुछ भी पढ़ लो। तो हम उसी लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। पिछली रीट थी तो हमने वन लाइनर क्वेश्चन करवाए, अब हम डिटेल करवा रहे हैं और अब की बार हम और भी बहुत कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे और निरंतर करते रहे हैं। अभी हमारे 2 सेशन चल रहे हैं, एक दोपहर में 1:30 से 2:30 तक, जहां हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मनोविज्ञान कर रहे हैं, जो पिछली बार हम नहीं कर पाए थे समय अभाव में। इस बार हम जो है एनसीईआरटी 6 से 8 कर चुके हैं, बाकी की भी करेंगे और साथ में राजस्थान अध्ययन को हम अलग से विस्तार से कर रहे हैं। और मजे की बात बताता हूं, इनके फिर से दोबारा वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको करवा दिए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कॉल करके कहते हैं कि सर व्हाट्सएप पे नोट्स भेज दीजिए। देखिए, भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 बच्चा हो, 2 बच्चा हो तो मैं भेज भी दूंगा, लेकिन आपको अगर हमेशा हर क्लास के नोट्स चाहिए तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप टेलीग्राम पे जुड़े। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे, उस लिंक से जुड़े, सर्च करके जुड़ेंगे तो किसी फर्जी टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे आप। और सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, उसमें लॉगिन करें, फिर जाके हमारा चैनल यानी राजस्थान एग्जाम मंत्रा जो है वो चलाएं यूट्यूब पर, और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे लिखा है टेलीग्राम लिंक, तो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाएंगे। इसके बाद हर सेशन की पीडीएफ क्लास एंड होने के 10 मिनट के अंदर अंदर आपके पास होगी, और आपको ना तो मुझे बार बार कहना पड़ेगा कि सर पीडीएफ भेज दो, और ना ही किसी और को कहना पड़ेगा। तो बस निरंतर पढ़िए, चाहे आप 2 घंटे ही पढ़ रहे हो, चाहे आप 3 घंटे ही पढ़ रहे हो, चाहे आप 4 घंटे ही पढ़ रहे हो, तो बस निरंतरता जरूरी है। अगर वन लाइनर, यही तो मैं कह रहा हूं आयुष वर्मा कि आप जो पहले के पुराने हमारे साथी हैं, हमारे पुराने परिवार के सदस्य हैं, उनके पास नोट्स हैं लिखे हुए, तो वो उन नोट्स को अपने पास रखें, ताकि उसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है तो आप उसमें अपडेट कर सकें। इसीलिए तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं। तो ये चैप्टर तो आपका पूरा हो चुका है, आपके 3 चैप्टर पूरे